पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया। केमिकल मिला हुआ ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका गया। एक सर्द रात में इन्हें तकलीफ दी गई, ख़वातीन गिरती हैं फिर उठती हैं, फिर नौजवानों के साथ जो किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनकी पगड़ी भी वाटर कैनन के इस्तेमाल से वो उड़ के दूर चली गई। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे तकालीफ बर्दाश्त की। अब इसके ऊपर ना एक तरफ तो हुकूमत और मुख्तलिफ लोग ये दावे कर रहे हैं कि शायद कोई मफाहमती मामला चल रहा है, ख़बरें ऐसी फैलाई जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पहले इनको टॉर्चर किया गया, फिर इन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम, नौरीन खानम, उज़मा खानम, तीनों के ऊपर FIR है दहशतगर्दी की। फिर उनके अलावा जो है आलिया हमजा साहिबा पे FIR है, नईम हैदर पंजूता साहब पे FIR है, दीगर बहुत सारे लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब पे FIR है। लगभग 400 बंदा शामिल किया इस FIR के अंदर। इतने सारे लोगों को एक FIR में डाल दिया और उन्होंने किया क्या, वो पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे। या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर एक बड़ी आवाज़ उठाई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके बारे में जो स्टेटमेंट जारी किया वो कह रहे हैं, द रिपीटेड यूज ऑफ हाई प्रेशर वाटर कैनन बाय अथॉरिटीज अगेंस्ट पीसफुल प्रोटेस्टर आउटसाइड अडियाला जेल इन रावलपिंडी इज अ फ्लैग्रेंट वायलेंस ऑफ देयर राइट टू पीसफुल असेंबली। पाकिस्तान अथॉरिटीज मस्ट रिस्पेक्ट पीपल्स राइट to peaceful protest and end the disappropriate and punitive use of force। अब वो एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इसकी मजम्मत कर रही, वो ये कह रही है कि जी ये वायलेशन कर रहे हैं पीसफुल असेंबली के लॉ की, यानी पुरअमन एहतजाज का हक पूरी दुनिया में सबको है। ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कहता है, पूरी दुनिया कहती है। तो बजाय इसके कि लोगों को उसकी इजाज़त दी जाए, उनके ऊपर बार बार वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये उनका हक वापस उन्हें दिया जाए। और पाकिस्तान को लोगों के इस राइट की इज़्ज़त करनी चाहिए। और ये जो कुछ भी अभी किया जा रहा है, ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से, इसको पाकिस्तानी हुकूमत को ख़त्म करना चाहिए। ये बात की है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, इसके ऊपर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। नाज़रीन, एक और ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ कि देखें ना, बात हो रही है कि जनाब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ कहाँ जा रही हैं, ज़रा ये देखें आप। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त 92 लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़े ना, सिर्फ हमायत के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं। कोई निशान कुछ था, कोई निशान कुछ था, तो इनको आज़ाद ही छोड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी फैसला करके इन्हें आज़ाद छोड़ा हुआ है। तो ये 92 लोग हैं, ये लोग टूटे नहीं। इन 92 में से 70 अफराद ऐसे हैं अरकान असेंबली जो पुलिस को मतलूब हैं। अंदाज़ा कीजिए आप, ये पाकिस्तान में स्टेट ऑफ लॉ है कि 92 अरकान असेंबली में से 70 अरकान असेंबली पुलिस को मतलूब हैं। और ये सूबा कौन सा है? ये वो सूबा है जहाँ पे बदअमनी है, ये वो सूबा है जहाँ पे दहशतगर्दी है, ये वो सूबा है जो इस वक्त भी वफाक की पॉलिसियों का नतीजा भुगत रहा है, ये वो सूबा है जहाँ पे स्मगलिंग होती है, ये वो सूबा है जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। यानी एक ऐसा सूबा जो मल्टीपल मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, जहाँ के लोग ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। ऐसे सूबे में 92 अरकान असेंबली में से 70 अरकान असेंबली पुलिस को मतलूब हों, ये कितनी बड़ी ज़्यादती है, सोचें ज़रा इसके बारे में। अच्छा, ना सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इश्तिहारी करार दे दिए गए। उनके जो सीनियर तरीन वज़ीर है मिना खान अफरीदी, वो भी इश्तिहारी करार दे दिए गए। अमजद अली इश्तिहारी, शफ़ीउल्लाह जान इश्तिहारी और इकबाल अफरीदी भी इश्तिहारी। ये है नाज़रीन लुब्बे लुबाब कि एक सूबा जिसकी हालत इतनी ख़राब है, वफाक उससे दुश्मनी निभा रहा है और उसके अंदर सबको कभी इश्तिहारी करार दे रहे हैं या वो लोग पुलिस को मतलूब है। तो इस तरीके से तो ये पाकिस्तान को नहीं चला सकते। हाँ, एक चीज़ और हुई है, इमरान खान साहब के बेटों ने जो इंटरव्यू दिया वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, हर तरफ रोला पड़ गया है और बहुत ज़्यादा दुनिया में वो फैल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग उसे दुनिया के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इमरान खान के बेटों ने खुलकर अपने वालिद के ऊपर होने वाली चीज़ों के बारे में बताया और ये स्काई न्यूज़ है, अमेरिकन टीवी, और जो अमेरिकन गवर्नमेंट है इस वक्त, जिस पार्टी की हुकूमत है रिपब्लिकन्स की,
वो लोग ज़्यादा इसी किस्म के चैनल्स देखते हैं, तो स्काई न्यूज़ के ऊपर ज़्यादा ये खबरें आने से ये मामला और उठेगा। जो जर्नलिस्ट हैं यल्दा हाकिम, अब इन्होंने ये इंटरव्यू लिया, उसके अलावा इन्होंने कुछ तजिया भी किया। तो यल्दा हाकिम जो हैं, इनकी 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑडियो वीडियोस बना दी गई। आपको याद है ये किया गया था इमरान खान की बहन नौरीन खानम के साथ, जब उन्होंने इंडियन मीडिया को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से एक वीडियो बनाकर उस इंटरव्यू में शामिल कर दी गई, और बाद में उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने और दीगर वज़रा ने और हुकूमती लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़। तो बाद में वो प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी। अब इसी तरह का प्रोपेगेंडा यल्दा हाकिम के ख़िलाफ़ किया गया, उन्होंने उठा के ये मामला पूरी दुनिया के सामने रख दिया। यल्दा हाकिम क्या कहती हैं ज़रा ये देखें। वो कहती हैं जी, फॉलोइंग माई इंटरव्यू विद इमरान खान सन्स कासिम एंड सुलेमान, अ सेकेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक ऑफ मी हैज़ बीन सर्कुलेटेड, दिस वीडियो इज़ नॉट रियल। और आगे वो बता रही हैं कि वीडियो कौन सी है, और ये जनाब पाकिस्तान के अंदर लोग इसको वायरल कर रहे हैं। वो कहती हैं जी मेरा इस वीडियो से ताल्लुक़ ही नहीं, मैंने ये बात ही नहीं की, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बनाई गई है। तो एक वीडियो उन्होंने पहले पकड़ी, एक वीडियो उन्होंने बाद में पकड़ी, और ये ज़्यादातर PMLN के हमायती अकाउंट या उनके अपने को टाउट्स हैं, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं, वो लोग इसे वायरल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसको रिपोर्ट कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, एक मुशर्रफ जैदी साहब हैं, ये जर्नलिस्ट, फिर बहुत बड़े जमहूरे कि जनाब मैं बड़ा जमहूरी हूँ, इंसानी हकूक़ का मैं अलमबरदार हूँ, मैं आज़ादी इज़हार राय के हक़ में हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठा। सारी ज़िंदगी इस आदमी ने ऐसे गुजारी, ऐसे और बहुत सारे हैं। आप देख लेना, अंसार अब्बासी साहब हैं, बातें वो ऐसे करते हैं लेकिन अजीबोगरीब काम कर देते हैं, अजीबोगरीब ख्वाहिशात का इजहार कर देते हैं। ये सुहेल बड़ाइश साहब हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने कुछ का कुछ किया, और ज़िंदगी के इस लम्हे में आकर वो इमरान खान साहब को वो ये कायल करने की कोशिश करते हैं कि आप डील कर लें। यानी मुझे हैरत होती है कि वो लोग जो नवाज शरीफ को कहते थे कि डट के खड़े हो जाएं आप, वो इमरान खान को कहते हैं कि आप डील क्यों नहीं कर रहे। यानी इमरान खान से उनका प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान डील क्यों नहीं करता। खान साहब आप डील करें, आप निकलें बीच में से। यानी इतने ये इमरान खान के खैर ख्वाह हैं, तो पाकिस्तान को आगे नहीं निकालना इस मामले में से। वो आदमी डट के खड़ा, उसका शुक्रिया अदा करने की बजाय उसे कहते हैं आप डट के क्यों खड़े हुए हैं। तो मुशर्रफ जैदी साहब ने इंटरव्यू दिया यल्दा हाकिम को, उन्होंने सवालात पूछे। अब ये सारी ज़िंदगी बहरूपिया बन के गुजारी है ये साहब ने भी, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त दौर आया। इसमें बहुत सारे जो मुनाफिकीन है ना, उनके ऊपर से पर्दे उतर गए हैं। अब ये जमहूरियत पसंद थे, इंसानियत पसंद थे, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते थे, इमरान खान की आज़ादी के लिए ट्वीट्स करते थे, लेकिन अब ये हुकूमत का हिस्सा बन गए, लिहाजा इमरान खान की आज़ादी के लिए बात नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इनको नौकरी दे दी है, और जब नौकरी मिल गई है तो नौकर की थे नखरा की। यानी इन्होंने इस इंटरव्यू में ऐसे ऐसे झूठ बोले हैं कि खुदा की पनाह। यानी इमरान खान साहब के इलाज के हवाले से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब की बहनें जो हैं उनको आप मुलाकात नहीं करने देते, वहाँ पे भी झूठ पे झूठ। उन्होंने कहा जी वो बाहर धरना दे के फिर क्यों बैठी हुई है, कहते जी वो तो नहीं है, वो तो कारकुन है। हर चीज़ के ऊपर झूठ बोला, इतना झूठ बोला इन्होंने इंटरव्यू में, मैं हैरान हो गया कि यार ये किस तरह के लोग हैं। इन्होंने पाकिस्तानी कौम को चूना लगाया हुआ था कि हम बड़े ज़बरदस्त लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, बड़े उसूल परस्त लोग हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे फ्रॉड हैं, और ये एक एक करके एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। जैसा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जिनका जाली डिग्री वाला एक केस लगाया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये मामला और कुछ नहीं है। जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के 3 हलके खोल दिए थे, 3 हलकों का फैसला वो करने लगे थे, वो बहुत करीब पहुंच गए थे। एस्टेब्लिशमेंट ने उन पर बहुत दबाव डाला, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी, तो उनकी डिग्री जाली करके उनको फंसा दिया। ये किया पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के इदारों ने उनके साथ, लेकिन उन्होंने भी एक्सपोज करके रख दिया जस्टिस सरफराज डोगर को, जिनकी अदालत में ये केस चल रहा है। इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर साहब को ये कहा था कि जज साहब मेहरबानी करें और मेरा केस आप ना सुने, आपका नहीं बनता, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने तो केस सुनना है,
अब जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा डिग्री केस चीफ जस्टिस ने चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया था। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने शदीद प्रेशर अपने ऊपर होना तस्लीम किया था कि मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके केस के हवाले से। और मेरे पे आपने मुझे कहा था जज साहब ने कि मेरे पे बहुत प्रेशर है आपके केस के हवाले से, बल्कि ये भी कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें और मुझे तजवीज़ दी कि जनाब आप इस्तीफ़ा दे दें। इस किस्म की बातें मुझे की कि मैं अपनी पोस्ट से इस्तीफ़ा दे के निकल जाऊँ, ये मुझे चीफ जस्टिस ने कहा और किसी और के हवाले कर दूँ। तो इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो उन्होंने कहा, क्योंकि ये उन्होंने बता दिया जुडिशल काउंसिल को ताकि ये केस चीफ जस्टिस के पास ना लगे। अदालत में भी उन्हें कहा था कि आप इसको ना सुने, लेकिन वो इसको सुनना चाह रहे थे। अब पोल खुल गया, सारी चीज़ सामने आ गई है। इसका वन लाइनर ये है कि एक ये नया मोड़ है इस सारे केस के अंदर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उन्होंने रुजू किया और ये बड़ी खौफनाक शिकायत है, छोटी शिकायत नहीं है कि चीफ जस्टिस बुलाता है, बुलाकर मिलता है, मिलकर कहता है कि मेरे ऊपर बहुत दबाव है तुम्हारे केस में, तो तुम इस्तीफ़ा दे दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। जब इस किस्म की बात चीफ जस्टिस करे तो इसका मतलब है वो दबाव में है, लिहाजा वो चीफ जस्टिस ये केस नहीं सुन सकता। ये है मामला और मुद्दा जनाब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का। नाज़रीन, एक वज़ीर ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट तो इनके बहुत सारे अजीबोगरीब होते हैं, लेकिन वज़ीर ने अब ये कह दिया कि 9 मई की असल मास्टरमाइंड बुशरा बीबी है। मेरे ख्याल में इन्हें बैठ के ना पहले तय कर लेना चाहिए। कभी ये कहते हैं 9 मई का मास्टरमाइंड इमरान खान, कभी कहते हैं फैज़ हमीद, कभी कहते हैं मुराद सईद, कभी कहते हैं बुशरा बीबी। ये कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी कहते हैं भारत है इसके पीछे। तो एक के बाद एक इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन अभी तक ये साबित कुछ भी नहीं कर पाए और ये कर भी नहीं पाएंगे। 9 मई का मुकदमा इमरान खान पे ये कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। इमरान खान जेल में था, गिरफ्तार था उस वक़्त, वो तो बाहर था ही नहीं। और जो प्लानिंग की बात ये करते हैं वो पुलिस वाला मेज़ के नीचे छुप के तो दिखाए अदालत में। इनको चाहिए मेज़ उठा कर जाके अदालत में रखें, उस पुलिस वाले को बुलाएं, बुला के कहें छुपो इस मेज़ के नीचे, लग पता जाएगा। ये हो ही नहीं सकता, ये कर ही नहीं पाएगा। नाज़रीन, ताहिर अशरफी साहब ने एक बयान दिया, मुझे लगता है वो बहुत प्रेशर ले गए हैं और प्रेशर लेने के बाद उन्होंने एक अच्छा स्टेटमेंट देने की कोशिश की ताकि जो उनके ऊपर एतराज़ होते हैं थोड़ा सा वो बैलेंस करें। ताहिर अशरफी ने क्या कहा, ज़रा ये आप सुन लें। पाकिस्तान उलमा कौंसिल हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करती है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली की इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला कानून और दस्तूर के मुताबिक तय करें। रोज़ाना पुलिस और कारकुनान के दरमियान तसादुम और ख़वातीन का निशाना बनाया जाना दुरुस्त नहीं है। तो ताहिर अशरफी साहब, आप उंगलियों से मट्टी ना झाड़ें। ना ये काम पंजाब हुकूमत कर रही है, ना ये काम वफाकी हुकूमत कर रही है। पंजाब हुकूमत खुद कह चुकी है जनाब हम नहीं करते, हम बदला नहीं लेते। वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, मैं पूछ के बताता हूँ। ताहिर अशरफी साहब इतने भोले बादशाह ना बने, आपको भी पता है कि कौन कर रहा है ये सारा कुछ, मैं भी जानता हूँ। तो अगर एतराज़ करना है या आवाज़ उठानी है तो उनके खिलाफ उठाएं जहाँ पे आपके पर जलते हैं, जहाँ पे आपको डर लगता है, जहाँ पे आपकी टांगें कांप जाती हैं। मुज़ाकरात का कोई माहौल बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि इमरान खान का जेल से बाहर आना सबसे बड़ी खबर होगी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में। पहले आप ये देख लीजिए कि अलीमा खानम ने अभी स्टेटमेंट क्या दिया। उन्होंने कहा जो भी मुज़ाकरात की बात करे वो इमरान खान का साथी नहीं है। किसको इमरान खान ने मुज़ाकरात का कहा है? इमरान खान ने किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। ये इमरान खान की फैमिली आपसे कह रही है कि जो मुज़ाकरात का कहे वो इमरान खान का साथी नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई ने कभी मुज़ाकरात की बात नहीं की। महमूद खान अचकज़ई क्या बात करते हैं मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि तमाम सियासी पार्टियाँ जमहूरियत, रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर इकट्ठी हो जाएं। इमरान खान को मैं मना लूँगा, यही इमरान खान चाहते हैं।
ये दहशतगर्दी की अदालत के बाद जब अलीमा खानम बात कर रही थी तो उन्होंने ये कहा। फिर अब फर्दर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, लेकिन पहले ज़रा हम रुक जाते हैं मुज़ाकरात वाले मामले पे। उन्होंने कहा जी इमरान खान के अल्फाज मैं दोहरा देती हूँ। इमरान खान ने कहा कि सुहेल अफरीदी को कहो कि खैबर पख्तूनख्वा से स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसकी तैयारी की जाए, शुरू किया जाए। तो एक तो स्ट्रीट मूवमेंट है, उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले मुज़ाकरात पे। देखिए मुज़ाकरात की खबरों में यहाँ कुछ खबरें और भी छपी हैं। दावा ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब तो ये कहते हैं जी कि मुज़ाकरात नहीं करने हुकूमत से अभी, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात का इख्तियार अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ है, ये भी एक हकीकत है। और साथ ही साथ जो तहरीक की अनाउंसमेंट है वो भी उन्होंने करनी है बाहर मौजूद होते हुए। तो इमरान खान साहब की पार्टी को मुज़ाकरात के हवाले से कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को इस मामले से खुद ही बाहर कर दिया है। अब मुज़ाकरात होने किस चीज़ पे हैं, ये है बड़ा सवाल। कौमी कॉन्फ्रेंस में जो लोग मौजूद थे उन्होंने हुज्जत तमाम की। उन्होंने कहा नए इंतखाबात करवा दें और 2024 में जो इंतखाबात हुए उस धांधली के ऊपर इंक्वायरी करवाएं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील करवा दें। ये तीन चीज़ें तो इस वक्त हुकूमत नहीं होने देगी। देखिए पीपल्स पार्टी और PMLN को एक ऐसी हुकूमत मिली है जो वो जानते हैं कि कभी भी उनकी नहीं थी। मुफ्त में 25 करोड़ अवाम के ऊपर उनको हुकूमत मिल गई। दुनिया के एक बड़े और ताकतवर मुल्क के ऊपर जो एटमी कुव्वत है उसकी हुकूमत उन्हें बगैर मैंडेट के मिल गई, और उन्हें यह भी पता है कि आइंदा उन्हें मैंडेट मिलना भी नहीं है। लिहाजा वो क्यों इस हुकूमत को ठुकराएंगे अगर उन्होंने इसे कबूल किया है तो। देखिए अगर वो उसूल पसंद होते तो जिस वक्त ये हुकूमत उन्हें दी जा रही थी वो उस वक्त कह देते जनाब हमें हुकूमत नहीं चाहिए, हम इलेक्शन हार गए हैं। लेकिन उन्होंने हुकूमत को कबूल किया। हुकूमत कबूल करते वक्त उनके दिमाग में ये बात थी कि लोग इसे कबूल नहीं करेंगे, इसके खिलाफ रद्द-ए-अमल भी आएगा। लेकिन उन्हें इस बात का आइडिया था कि उन्होंने कुछ भी करके अब टाइम पूरा करना है। जब तक कि आप ज़ोर ज़बरदस्ती उन्हें नहीं निकालेंगे वो नहीं निकलेंगे। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो बज़ाहिर मुझे लगता है कि आओ बैठो बात करते हैं, आओ इकट्ठे हो जाएं। और देखिए आइडियल सिचुएशन तो ये है जो ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कहा, कुछ और लोग भी कहते हैं, जितने समझदार जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को खूंटे से बांधने के लिए या एस्टेब्लिशमेंट को उसके आईनी किरदार के अंदर महदूद करने के लिए ज़रूरी है कि सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं, तो ये काम ज़रा आसानी से हो जाएगा। देखिए अगर सारे सियासी स्टेक होल्डर इकट्ठे हो जाएं तो एस्टेब्लिशमेंट को बड़े आराम से उसके आईनी किरदार में वापस भेजा जा सकता है, फ़ौज की सियासत में मुदाखलत ख़त्म की जा सकती है। लेकिन अगर ये इकट्ठे नहीं होते तो फिर ये नहीं होगा। फिर इसके लिए अवाम को ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा और एक दिन आएगा अवाम ये कर भी लेगी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने ये झंडा उठाया हुआ है, हो सकता है ये इसी दौर में हो जाए, अभी हो जाए, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने आईनी किरदार में वापस चली जाए। और जाना तो है, एक दिन तो ये होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट की हरकतों के बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, वैसे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अब नादरीन जो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक के हवाले से बातचीत है, देखिए हुकूमत को भी इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है, पहले तो ये आप ले लेना। मुज़ाकरात में हुकूमत को भी कोई इस वक्त दिलचस्पी नहीं है। जब तहरीक खड़ी होगी ना फिर हुकूमत वावेला करेगी, फिर लोग बोलेंगे, फिर बार बार कहेंगे जी मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, बातचीत क्यों नहीं करते, सियासी लोगों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। अभी हुकूमत ने भी वही वाली रट पकड़ी हुई है जो रट एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ी हुई थी कि जनाब इमरान खान माफ़ी मांगे। अब हुकूमत भी यही कह रही, क्योंकि हुकूमत एक बात जानती है कि इमरान खान से माफ़ी नहीं है मंगवा सकते। ये उल्टे लटक जाएं, सीधे लटक जाएं, ये जो मर्ज़ी कर लें, ये इमरान खान के पैरों में गिर जाएं, ये इमरान खान से माफ़ी नहीं मंगवा सकते। ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं मंगवा सकते, ये करके देख लें। इमरान खान कहता है जी हारता वो है जो हार मान लेता है, ये उसका नज़रिया है, इसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, यही उसकी शख्सियत, उसका करैक्टर है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि ये कहेंगे कि जी इमरान खान माफ़ी मांग ले और इमरान खान माफ़ी मांग लेगा, ये होगा नहीं। उससे पहले इमरान खान से माफ़ी मांगनी पड़ेगी इद्दत जैसे घटिया केस की, साइफर जैसे घटिया केस की, तोशाखाना जैसे भोंडे केसों की,
उनकी बहनों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई उसकी, जो उनकी वाइफ के साथ किया गया उसकी, जो उनके रिश्तेदारों के साथ किया गया उसकी, जो ख़वातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं उनके साथ जो जुल्म और ज़्यादती और जो बच्चों के साथ किया गया उसकी, और जो कत्लेआम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बार बार किया गया, इन चीज़ों की माफ़ी तो इमरान खान से मांगनी पड़ेगी। अगर आवाम खड़ी होगी किसी दिन, बाहर निकल कर आ गए लोग, तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। अब तहरीक क्या बन रही है या स्ट्रीट मूवमेंट के लिए, देखिए स्ट्रीट मूवमेंट जलसे जुलूसों से नहीं होगी, ये ऐसे भी नहीं होगी कि एक जगह पे बाहर आ गए वज़ीर आला और लोग इकट्ठे हो गए, उनसे बातचीत हो गई तो स्ट्रीट मूवमेंट नहीं, ऐसे भी नहीं होगी। छोटे बड़े इकट्ठ हो गए, उनसे भी नहीं होगी। स्ट्रीट मूवमेंट जब ऑर्गेनाइज होती है ना, तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। स्ट्रीट मूवमेंट कैसे बनती है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि हर शहर के अंदर, हर हलके के अंदर बाकायदा काउंटर्स लगते हैं, वहाँ पे नौजवानों की रजिस्ट्रेशन होती है, बड़े पैमाने पर नौजवानों को शामिल किया जाता है उस मूवमेंट के अंदर। नौजवान अपनी मेंबरशिप लेते हैं उस मूवमेंट के नाम के ऊपर, और फिर लाखों की तादाद में लोग जुड़ते जाते हैं। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि किस तहसील में, किस इलाके में, किस हलके में, किस ज़िले में और किस डिवीज़न में आपके कितने नौजवान तैयार हैं इस तहरीक के लिए। इस तरीके से एक तहरीक बनती है। जब स्ट्रीट मूवमेंट बनती है तो आपको पता होता है कि कौन सी गली में कौन सा नौजवान लीड करेगा, किस गली में कौन सा पॉलिटिकल वर्कर लीड करेगा, और ये वहां से अपने नौजवानों को या लोगों को निकालेगा। ये होती है स्ट्रीट मूवमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर ये इमरान खान को जाकर जेल में मिलेंगे तो वो उन्हें बताएंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट क्या होती है। वो गलियों तक जाना होता है, हर घर तक पैगाम खुद लेकर जाती है पार्टी, हर जगह तक ये पैगाम पहुंचता है। इसमें हजारों लोग तो सिर्फ वो होते हैं जो करिया करिया, गली गली, नगर नगर, हर गली कूचे में, हर जगह पे पैगाम लेकर जाते हैं और हर जगह पे अपने नुमाइंदे मुकर्रर करते हैं कि जब कॉल आ जाए तो क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है तो आपने हर गली से इस तरीके से लोग निकालने हैं और इस जगह पे आपने एहतजाज करना है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट मूवमेंट। क्या वो शुरू हुई अभी? मेरे ख्याल में उसकी तैयारियां हो रही होंगी, लेकिन अभी तक ग्राउंड पे स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। ये अचानक से वज़ीर आला एक जगह निकलते हैं, दिखाया जाता है कि वज़ीर आला है, बड़ी अच्छी बात है, उससे मोटिवेशन मिलती है नौजवानों को, लेकिन ये स्ट्रीट मूवमेंट नहीं है। वो अभी डिज़ाइन होगी, जब डिज़ाइन होगी उसके बाद काम शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग जा रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट दुनिया के अंदर चली है, वो कैसे चली है ज़रा मॉडल निकाल के आप पढ़ें। अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में या पाकिस्तान में उस हवाले से कुछ उस तरह का नहीं हुआ। ये क्लैरिटी अपने पास रखें। इमरान खान साहब के लिए उनकी फैमिली बता रही है कि इमरान खान साहब के लिए किताबें हमने भिजवाई थी। 11 किताबें हमने इमरान खान साहब के लिए भेजी, 9 किताबें इमरान खान साहब तक पहुंच गई हैं। वैसे इमरान खान साहब ने सैकड़ों किताबें पढ़ ली हैं अभी तक जेल के अंदर। यानी अगर आप किताबों का ही अंदाज़ा लगा लेना तो इमरान खान ने हर 2-3 दिन में एक किताब ख़त्म की है। इतनी किताबें जेल के अंदर इमरान खान ने पढ़ी हैं। नवाज शरीफ साहब ने 2 किताबें नहीं पढ़ी होंगी जेल में, 2 किताबें, टाइम ही नहीं मिला होगा ना, मुलाकातें ही बहुत थी, लोग आए रहते थे, फैमिली बैठी रहती थी, अपना डॉक्टर बैठा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है, अपने मुलाजिम बैठे हुए हैं, गपशप लग रही है, कहानियाँ चल रही हैं, टेलीफोन चल रहे हैं, हर तरह की सहूलत उनके पास है, दिल बहलाने के लिए लोग मौजूद हैं, फिल्में मौजूद हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो उनकी जेल और तरह की थी। जरदारी साहब ने कितनी किताबें पढ़ी हैं आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो इमरान खान साहब को अभी 9 किताबें भेजी गई। एक किताब जो है वो फरीद ज़िक्रिया वाली वो वापस हो गई। अब वो कहा गया जी जज साहब ने कि वो मैं पढ़ रहा हूँ अभी। और एक किताब जो है फ़लस्तीन वाली वो वापस हुई है। और अगली दफ़ा इमरान खान की बहन कहती हैं कि हम इसराइल वाली किताब भेजेंगे, वो ज़रूर उन तक पहुँच जाएगी, क्योंकि फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर पाकिस्तान की पॉलिसी में बज़ाहिर एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें दिखाई दे रहा है। ये बात तो ठीक है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में ना, उनकी पार्टी के बारे में एक स्टेटमेंट बड़ा मज़ेदार दिया अंसार अब्बासी साहब ने। ये स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, लेकिन आप गौर कीजिएगा कि इमरान खान साहब के साथ करते क्या हैं पाकिस्तान के अब जो दानिश्वर हैं वो लोग क्या करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान कौम से तवक्को रखे हुए हैं कि वो बाहर निकलेगी, लेकिन हकीकत ये है कि उनके टाइगर्स भी गीदड़ बन चुके हैं। अब ये इंस्टिगेट कर रहे हैं, बाहर निकलो, सामने आओ, मुकाबला करो।
टाइगर्स गीदड़ बन गए। इमरान खान के वर्कर को कह रहे हैं कि वो गीदड़ बन गए हैं। क्या इन्होंने कभी PMLN के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? कभी पीपल्स पार्टी के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? कभी जमात इस्लामी के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? कभी फजल रहमान के वर्कर्स को कहा कि आप गीदड़ बन गए हैं? लेकिन इमरान खान साहब के टाइगर्स भी गीदड़ बन गए हैं, ये अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं। देखिए, अभी ये इंस्टिगेट कर रहे हैं कि ये बाहर नहीं निकलते, एहतजाज नहीं करने आ रहे। ये